नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। हुकूमत 2019 में आज बात होगी बुंदेलखंड की। वो बुंदेलखंड जो राजनीतिक दलों को एक मुश्त वोट देता है, लेकिन बदले में बुंदेलखंड को कुछ नहीं मिलता है। एक पीढ़ी जो समस्या झेल चुकी होती है, वो आज भी झेल रही होती है। उसे हर हालत में दूसरी पीढ़ी को भी दोहराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गरीबी, बेरोजगारी, पानी और पलायन की समस्या पर ही हर बार वोट मांगा जाता है। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि जब हर बार ये इन्हीं समस्याओं का जिक्र किया जाता है और इन्हीं समस्याओं के आधार पर वोट मांगा जाता है, तो ये समस्याएं दूर क्यों नहीं होती हैं? आज तक नेता इनका हल नहीं ढूंढ पाए या जनता इनसे पूछ नहीं पाई कि 2014 में तो आपने यही कहा था और 2019 में भी आप यही कह रहे हैं। बुंदेलखंड की सूखी धरती एक बार फिर से सियासत का खेल खेलने के लिए तैयार है। दो टीमें होंगी, एक तरफ जनता रहेगी और दूसरी तरफ सियासत के माहिर खिलाड़ी और नेतागण होंगे। कई सालों से मैच एक तरफा होता चला आ रहा है। नेता वोट लेकर जीत का जश्न मनाते हुए चले जाते हैं, लेकिन इस बार जनता को भी उम्मीद है कि शायद वो जीत जाए और उन्हीं नेताओं को चुनेगी जो उनका दुख दर्द अच्छे से जानते होंगे और उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कि सैया लड़ियो नहीं चुनाव, ए सैया लड़ियो नहीं चुनाव, चाहे सौ तनिया ले आ, चाहे सौ तनिया ले आ। इस बुंदेलखंडी लोकगीत में उन लोगों का दर्द छिपा हुआ है जो सालों से सिर्फ सियासी पार्टियों को वोट देते चले आ रहे हैं। चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड की समस्याएं ऐसी हैं जैसे सागर में भरा पानी जो कभी सूखेगा ही नहीं। बुंदेलखंड वो इलाका है जिसका जिक्र आते ही सूखा, किसान आत्महत्या, पलायन, बदहाली, बेरोजगारी की तस्वीर सामने आ जाती है। बुंदेलखंड में जो समस्याएं आज की पीढ़ी झेल रही है, सालों पहले इसी तरह की समस्याएं झेलकर उनके पूर्वज इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज की पीढ़ी को विरासत में मिली समस्याओं को हल करने का किसी पार्टी ने प्रयास नहीं किया। कई बार बुंदेलखंड के नाम पर बड़े राहत पैकेज जारी किए गए, लेकिन उन पैसों से लोगों की तकदीर नहीं बदल पाई। बस बदली है तो बुंदेलखंड में सियासत करने वालों सियासतदानों की शान और शौकत। बुंदेलखंड के लोगों ने सपा बसपा से लेकर कांग्रेस बीजेपी तक को सत्ता सौंपी, लेकिन सिर्फ सरकारें ही बदलती रहीं और लोगों की समस्याएं नहीं कम हुई। ऐसा लगता है कि भूख और प्यास शायद बुंदेलखंड की किस्मत में ही लिखी हुई है। अब तो आज की पीढ़ी को ये दर्द भी सता रहा है कि जो परेशानियां उनके अपने पूर्वजों से मिली है, क्या वही समस्याएं वो अपने बेटों के लिए भी छोड़कर जाएंगे? चुनाव में बड़ी बड़ी गाड़ियों में भाग्य विधाता आते हैं और हर बार परेशानियों को दूर करने का दंभ भरते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हर कोई पीठ दिखाकर चला जाता है और जनता अपनी परेशानियां लिए इधर से उधर भटकती रहती है। आपको बुंदेलखंड की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताते हैं। बुंदेलखंड की समस्याएं, पानी की समस्या सबसे बड़ी है। सूखे की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। लोगों की गरीबी दूर नहीं हो रही है। बुंदेलखंड में पलायन चरम पर है। लोग अपने घरों को छोड़ रहे हैं। रोजगार की तलाश में पलायन हो रहा है। हमारे बुंदेलखंड के लिए सबसे ज्यादा पैकेज के द्वारा काम दिया जाता है। पलायन पर रोक लगा पाई और ना ही इन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं। हमारा बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए कहा था कि आज से गिनती शुरू कर दो, 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा। झांसी की सभा में कहा गया था। बुंदेलखंड में यूपी के 7 जिले आते हैं: चित्रकूट, बादा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी
और ललितपुर जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है। बुंदेलखंड में 24 तहसीलें, 47 ब्लॉक और जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। यूपी की 4 लोकसभा सीटें भी बुंदेलखंड में आती हैं। जालौन लोकसभा सीट, हमीरपुर, बांदा और झांसी लोकसभा सीट बुंदेलखंड में आती है। बुंदेलखंड में विधानसभा की 19 सीटें आती हैं, जो सरकार बनाने में काफी अहम रोल अदा करती हैं। बुंदेलखंड की लोकसभा सीटें: जालौन लोकसभा सीट, हमीरपुर लोकसभा सीट, बांदा लोकसभा सीट, झांसी लोकसभा सीट। बुंदेलखंड में 19 विधानसभा सीटें हैं। सियासी रूप से इतने समृद्ध बुंदेलखंड की हकीकत यही है कि यहाँ का वोट तो नेताओं के काम आता है, लेकिन नेता वोट लेने के बाद जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं होते हैं और यहाँ का किसान और बेरोजगार कल बेहतर होने की उम्मीद लगाए बैठा रहता है। नेताओं की घोषणाओं और वादों से छलनी हो चुके बुंदेलखंड की तकदीर बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। चुनावी मौसम आते ही बुंदेलखंड नेताओं के लिए घोषणाओं और वादों का अखाड़ा बन जाता है। चुनावी माहौल में एक बार फिर बुंदेलखंड में नेताओं के उड़न खटोले दिखाई देंगे और जनता से बड़े बड़े वादे किए जाएंगे। हिंदी फिल्म का ये गाना बुंदेलखंड के लोगों का बहुत अच्छी तरह से दर्द बयां करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो बुंदेलखंड की समस्याएं तो हर चुनाव में मुद्दा बनती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बुंदेलखंड की जातीय जो समीकरण है, गोलबंदी है, चुनाव में बहुत काम आती है। 2014 में जातियों की एकजुट नहीं हो पाई और मोदी लहर एक तरफा जीत गई थी। बुंदेलखंड में सभी राजनीतिक दल अपनी जीत पक्की करने के लिए जातीय समीकरण साधने में जुट गए हैं। जीत के लिहाज से किस क्षेत्र में कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, इस पर राजनीतिक पार्टियों का विशेष जोर है। जातिगत समीकरणों को देखते हुए बुंदेलखंड में सपा और बसपा के गठबंधन को बढ़त हासिल हो सकती है। पहले जब बसपा अकेले चुनाव लड़ती थी तो दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं को साथ कर अपने प्रत्याशी उतारती थी, लेकिन इस बार बसपा और सपा दोनों साथ साथ आ गए हैं। इसलिए बसपा और सपा के जातीय वोट एक साथ जुट जाने से दोनों पार्टियां बीजेपी पर भारी पड़ सकती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक में बिखराव हो गया था और उसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिला था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बीते 5 साल से केंद्र में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है और यूपी में योगी सरकार चला रहे हैं। 2014 में यूपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी विपक्ष में थी, इसलिए उसने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला था और सपा बसपा के वोट बैंक में जमकर सेंध लगाई थी। लेकिन अब सरकार में है तो जनता के प्रति जवाबदेही बन गई है। अब सरकार से सवाल पूछना नहीं बल्कि जनता को जवाब देना है। 2012 में बसपा सरकार ने जब बुंदेलखंड के लोगों की समस्याएं दूर नहीं की तो मतदाताओं का बसपा से मोहभंग हो गया और वो सपा के साथ चले गए। सपा के साथ भी बुंदेलखंड का वोटर ज्यादा दिनों तक बंध नहीं पाया और 2017 में सपा का साथ छोड़कर बीजेपी के पास पहुंचा। लेकिन बुंदेलखंड के लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। जो है लोकसभा की दी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने अपने वादा पूरा नहीं किया। हमने तो उनकी बात पे अमल किया है, इसलिए जो है अब रही लाइट और पानी की बात, तो यहाँ तो जो है सूखा है, खेत सूखे पड़े हैं, हम किसान आदमी हैं और यहाँ कुछ मिल नहीं रहा। झुनझुना ये 5 एकड़ की जो बात इन्होंने जो है की है कि 6000 रुपया देंगे हम 5 एकड़ से कम वाले को, तो ये सब बेकार की बात है। क्योंकि जो है वहाँ हरियाणा का किसान जिनके पास 3 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ है वो कार से चलते हैं और यहाँ 20 एकड़ वाला भूखों मर रहा। वैसे तो बुंदेलखंड में जातीय समीकरण के हिसाब से ही मतदाताओं की गोलबंदी होती है, लेकिन 2014 में मोदी लहर में पूरे समीकरण ध्वस्त हो गए और मतदाताओं को सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा था और वो था मोदी का। लेकिन इस बार गठबंधन होने से बीजेपी का गणित गड़बड़ा रहा है। सपा बसपा गठबंधन होने से अब दलित और ओबीसी वोट बैंक एकजुट हो गया है।
जिससे बीजेपी को बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही 2017 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी के खिलाफ वोट करना है और उनके सामने विकल्प के तौर पर सपा बसपा का गठबंधन है, इसलिए गठबंधन को उसका फायदा भी मिल सकता है। बीजेपी के पास बताने के लिए मोदी सरकार के 5 साल के काम हैं। अगर बीजेपी वोटर्स को ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि उसने बुंदेलखंड की समस्याओं को हल किया, तो गठबंधन को नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल बुंदेलखंड का किसान हजारों करोड़ के कर्ज में है। पलायन की समस्या कम नहीं हुई है, साफ पीने का पानी नहीं है, इसलिए सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है और उसका असर भी चुनाव में दिखाई देगा। जो बीजेपी पहले सत्ता से सवाल पूछकर सरकार में आई थी, अब जनता उसी बीजेपी से सरकार बनने पर हिसाब मांग रही है। सरकार ने जो मुआवजा दिया है वो पूरे देश के किसानों को दिया है और जो छोटे कृषक हैं उन्हें 6,000 रुपये भी पर्याप्त है, काफ़ी है। वे उससे अपना बीज खाद तो खरीद सकते हैं कम से कम। मैं सोचता हूँ ये काम सराहनीय है सरकार का। बुंदेलखंड में मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर जो पलायन की बात हो रही है, तो पलायन यहाँ पर बेइंतहा पलायन है। अस्पताल है जिसका जो है जिसमें अपग्रेडेशन कुछ नहीं हुआ। अरे जिला अस्पताल किस तरह होते हैं वैसे तो कम से कम हो जाए। एम्स के लिए भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर स्वास्थ्य की जो है समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर जो है लोग बराबर जो है बेमौत मरते हैं। बुंदेलखंड की सभी 19 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटों पर इस समय बीजेपी का कब्जा है। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी और विपक्षी पार्टियों का पत्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। एक बार फिर से बुंदेलखंड सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। इस बार बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। तो वहीं सपा बसपा के साथ आ जाने से अब दोनों पार्टियों को अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराना है। अब देखना है कि बीजेपी फिर से बिखरे हुए वोट को एक करके 2014 वाला करिश्मा करेगी और फिर जातीय समीकरण को साथ कर गठबंधन कोई कमाल करके दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो बुंदेलखंड की जनता से वादे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन पूरे क्यों नहीं होते? इसके पीछे बुंदेलखंड की जनता का भी हाथ है, क्योंकि वो सवाल नहीं पूछती। एक ब्रेक के बाद ये पूरी स्टोरी आपको बताएंगे। बुंदेलखंड की जनता से वादे तो खूब किए गए, लेकिन उन वादों पर नेता खरे नहीं उतरे। झांसी में जो समस्याएं पहले थी वो आज भी बरकरार हैं। सर्वे बताते हैं कि हालात काफी बुरे हैं, लेकिन उनको सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। बुंदेलखंड में विकास भले ही नहीं हुआ, लेकिन चुनाव में मुकाबला दिलचस्प है। ऐतिहासिक झांसी शहर बुंदेलखंड इलाके की राजनीति का दशकों से केंद्र रहा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने 2014 में यहां से लोकसभा चुनाव जीता था, लेकिन इस बार यहां बीजेपी की राह आसान नहीं दिखती है। सूखा, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा फिर से जनता के बीच हावी है। साल 2015 में स्वराज अभियान की तरफ से किए गए एक सर्वे में काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया और आज भी लोग उन्हीं पुरानी समस्याओं से जूझ रहे हैं जो 5 साल पहले थी। इसलिए इस बार झांसी में बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं होगी। 2015 सर्वे की रिपोर्ट, 69% गरीब परिवारों ने दूध नहीं पिया। हर 5वां परिवार एक दिन भूखा सोया। 60% परिवारों ने काफी कष्ट सहे। गेहूं चावल भी गरीबों को नसीब नहीं हुआ। मोटे अनाज और आलू से अपनी भूख मिटाई। हर छठे घर ने घास की रोटी बनाकर खाई। 40% परिवारों ने अपने पशु बेच दिए। 27% परिवारों ने जमीन बेच दी। कई गरीब परिवारों ने जमीन गिरवी रखी।
36% गाँव में लोगों ने पशु छोड़ दिए। चारे की कमी के कारण छोड़ने पड़े जानवर। ये आंकड़े वर्ष 2015 के हैं। 3 साल बीत चुके हैं और इन आंकड़ों को गंभीरता से लेकर सरकार को उस पर काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार की तरफ से गरीबों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया और अब लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी है। हमने झांसी में कई लोगों से बात की और आप खुद सुनिए कि क्या कहते हैं झांसी के लोग। वो खुद बताएंगे कि सरकार ने उनके लिए क्या किया है। झांसी की जनता से जो वादे किए गए थे, आखिरकार वो कितने पूरे हुए हैं और जनता खुद बताएगी कितने वादे हकीकत में बदले हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील तिवारी जी, इनसे पूछेंगे 5 साल में क्या हुआ आपके झांसी में। 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। बार बार जुमले पर जुमले झांसी में फेंके गए और यहाँ की जनता ने लपेट लेने का काम किया। लेकिन अब 2019 का चुनाव आ गया है और ऐसी स्थिति में यहाँ की जनता, जो भाजपा की जिन्होंने 19 सीटें दी थी पूरे बुंदेलखंड में और सांसद की 4 सीटें भाजपा को दी थी, इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल कृत संकल्पित है। क्योंकि चाहे बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा हो, चाहे यहाँ से गरीबों के पलायन का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे सिंचाई व्यवस्था की मुद्दा हो, हर जगह ये सरकार फेल रही। चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे हम प्रदेश सरकार। तो हम लोग कैसे विश्वास कर लें कि बीजेपी जो सांसद देगी वो इनसे ज़्यादा निकम्मी नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि जो विकास के वादे बीजेपी ने किए थे, बीजेपी को खुद नहीं पता कि वो विकास के वादे वो कब भूल गई। जनता तो आज तक याद रखे हैं और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से झांसी की जनता ने बीजेपी के पिछले प्रत्याशी को जिताया था, उससे अधिक बहुमत से ज़्यादा वोटों से हरा ना दे। पलायन, बुंदेलखंड ऐसी भूमि है जहां हमेशा से बेरोजगारी इतनी ज़्यादा रही है। बीजेपी से उम्मीद बनी थी कि ये बेरोजगारी कम करेंगे, लेकिन इन्होंने तो बुंदेलखंड की भूमि से ऐसे काम कर दिए हैं कि यहाँ की भूमि को बाहर भी अब काम मिलना मुश्किल हो गया है और बुंदेलखंड की जनता सिर्फ उल्लू बन के रह गई है। देखिए, बुंदेलखंड पहले से ही सूखा और पलायन और ख़ासतौर से बेरोजगारी से जूझता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमसे वादे किए गए वो कितने पूर्ण हुए। बुंदेलखंड जो कि शौर्य, पराक्रम, कला और साहित्य के रूप में जाना जाने वाला बुंदेलखंड आज राजनीतिक उपेक्षा का शिकार होता चला जा रहा है। आप देखिए कि बेरोजगारी की दर देश में आज कहां से कहां पहुंच गई। हमारे पास पलायन या शिक्षा के कोई संस्थान बुंदेलखंड में नहीं है। यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 4 सांसद और 19 विधायक रहे, उसके बावजूद विकास की गति कहाँ है। आप ये बताइए, क्या लगा नोटबंदी से, क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, आगामी चुनाव में क्या लगेगा आपको? फ़ायदा साहब सरकार का हुआ है, जनता का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। नोटबंदी हो तो वो मोदी जी का फ़ायदा था, अमित शाह के बेटे का फ़ायदा था, जनता का कोई फ़ायदा नहीं है। कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं लोकसभा? प्रत्याशी हम लोग अपने अनुरूप चाहते हैं जो हमारी समस्या को सुने, ना कि दिल्ली जाके बैठ जाए। ये बताइए, क्या बुंदेलखंड में, अपने झांसी में क्या सुधार हुआ है? सुधार कुछ नहीं हुआ सर, हम लोग बेरोजगार और हो गए। कैसे बेरोजगार हो गए? दुकान से हमारी टूट टाट गई, अब फुटपाथ पे आ गए। तमाम वादे किए थे कि तमाम लोगों को नौकरी मिलेगी, तमाम लोगों को पैसा मिलेगा, लेकिन झांसी की जनता यहाँ की परेशान है। ऐसे भारत समाचार झांसी। और अब हुकूमत की आपकी आखिरी रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। झांसी से अलग होकर ललितपुर जिला बनाया गया था। उम्मीद थी कि नया जिला बनने के बाद जिले की पानी की समस्या का कुछ हद तक समाधान होगा, लेकिन उम्मीदों पर नेता खरे नहीं उतरे। पानी की समस्या इतनी विकराल है कि लोगों को पानी ना होने के कारण प्यासे ही सोना पड़ता है और खाना भी नहीं बना पाते हैं। जनता सरकारों से गुहार लगाकर थक चुकी है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती। ललितपुर जिले की स्थापना 17वीं शताब्दी में बुंदेल राजपूत द्वारा की गई। 1891 से 1974 तक ललितपुर जिला झांसी जिले का ही एक हिस्सा था। अलग अस्तित्व में आने के बाद भी ललितपुर के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। ललितपुर में पानी की किल्लत आज भी बरकरार है और वो कई बार वादे होने के बाद भी दूर नहीं हो पाई। पानी की समस्या दूर करने के लिए वादे तो खूब किए गए, लेकिन एक भी वादा हकीकत बनकर धरातल पर नहीं उतर पाया। कुएं सूख गए हैं और हैंडपंपों से पानी नहीं निकलता है। अब यही ललितपुर की पहचान बन गई है। ललितपुर जिले के कई गांवों में ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जब समस्या बेहद गंभीर हो जाती है तो ग्रामीण प्रशासन से गुहार लगाते हैं।
धरना प्रदर्शन के बाद पानी की किल्लत को फौरी तौर पर तो दूर किया जाता है, लेकिन उसका स्थायी समाधान आज तक नहीं निकाला गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की तरफ से टैंकर से जो पानी उपलब्ध करवाया जाता है, उसको लेने के चक्कर में कई बार तो ग्रामीण आपस में ही लड़ जाते हैं। पानी की समस्या इतनी विकराल है कि कई बार तो प्यास के कारण किसानों के मवेशी भी मर जाते हैं और कई बार लोग पानी नहीं होने के कारण कई दिनों तक नहा भी नहीं पाते। पानी की समस्या के साथ साथ बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार नहीं मिलने के कारण गांवों से बड़ी संख्या में युवा पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उनको कोई काम नहीं मिल रहा। ग्रामीण और युवाओं के साथ साथ किसानों की समस्या भी काफी गंभीर है। किसानों को सिंचाई के लिए समय पर पानी नहीं मिल पाता है और सूखे के कारण किसानों की फसल को काफी ज्यादा नुकसान होता है। किसान बार बार सरकार और प्रशासन के सामने सिंचाई की समस्या का मुद्दा रखते हैं, लेकिन कोई भी हल नहीं निकलता। हमने ललितपुर में स्थानीय लोगों से बात की और जनता ने ललितपुर की समस्याओं के बारे में भारत समाचार को बताया। आप भी सुनिए आखिर क्या कहती है ललितपुर की जनता। जनता से जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए। बुंदेलखंड की समस्या के बारे में हम करेंगे ललितपुर की जनता की राय लेंगे कि आखिर जनता के दिल में क्या है। आइए हम बात करते हैं ललितपुर में 2014 में जो वादे किए गए थे, क्या वो पूर्ण हुए हैं? बुंदेलखंड में जो वादे किए गए थे 2014 में, वो किसी प्रकार से पूरे नहीं हुए हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की हालत यहाँ पे बद से बदतर है और यहाँ के स्कूलों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बुंदेलखंड की गरीब जनता को सही तरीके से ललितपुर की जनता को लगातार लूटा जा रहा है और शिक्षा विभाग संदेह के घेरे में है। स्वास्थ्य के संबंध में यहाँ की लचर व्यवस्था से जनता बेहाल है और स्वास्थ्य के साथ जनता से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। सड़कों की हालत ये है कि जनता को निकलने के लिए अपनी जान हथेली पर लेके गुजरना पड़ता है। जब यहाँ जनप्रतिनिधि हैं उमा भारती जी ने यहाँ पे चुनाव लड़ा, सांसद बनी, उन्होंने कोई विकास किया है? नहीं किया। विकास की बात छोड़िए, वो यहाँ पर दर्शन देने भी 5 साल में केवल 5 बार आई होंगी और वो सर्किट हाउस में बैठ के चली गई। जनता से रूबरू होने का उनको मौका ही नहीं मिला। आइए हम बात करते हैं और भी यहाँ के लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर पानी की 2014 में जिस तरह से उमा भारती ने माने पानी के समाधान के लिए बात की थी, क्या पानी का समाधान हुआ है? 2014 में उमा भारती जी ने कहा था कि नेहरू नगर की पानी की समस्याएं हम जल्दी ही समाप्त कर देंगे, लेकिन वहाँ की समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। 13 बांध होने के बावजूद ललितपुर में पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। अभी 2 दिन से भी नल नहीं आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। हेडपम्प काफ़ी हैं जो मोहल्ले के खराब पड़े हैं, जिनको कोई देखने वाला है नहीं है, इसलिए पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी ललितपुर के लिए अभिशाप साबित हो रही है। 2014 में उमा भारती ललितपुर जहाँ से संसदीय क्षेत्र में सांसद बनकर आई और वह काफ़ी मतों से यहाँ से विजयी हुई हैं। उन्होंने जनता के लिए क्या किया? उमा भारती जी सबसे पहले यहाँ से जीतकर जनता के बीच में कम से कम 5 साल का जो कार्यकाल होता है तो उन्होंने कम से कम 300 मिनट भी क्षेत्र की जनता को नहीं दिए हैं। जिन्होंने पानी के यहाँ पे वादे किए थे, आज जो चांदमारी का क्षेत्र है, नेहरू नगर का क्षेत्र है, यहाँ अगर हम किसान कर्ज माफी की बात करें तो क्या कितना कारगर साबित हुई यहाँ की? किसानों पर 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में चुनाव में जो वादा किया था किसानों के लिए कि एक हम कर्ज माफी करेंगे, किसानों का जो कर्ज माफ किया था 2017 में मोदी जी ने यूपी में आकर किसानों से जो वादा किया था इन कर्जा माफ करेंगे, उस कर्जा माफ में किसानों के लिए कोई राहत नहीं मिली है। किसान आत्महत्या करने के लिए बुंदेलखंड किसान मजबूर है। यहाँ से सारा किसान पलायन कर रहा है। किसानों के लिए ना समर्थन मूल्य मिला है और उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई है। अब जो झुंझुना उन्हें अभी जो किसानों को 2000 रुपये का पकड़ाया है बुंदेलखंड में दिया गया, माँ के और किसानों के लिए कोई उनके लिए कोई अच्छा हल नहीं हुआ समस्या का। आइए हम और भी लोगों से यहाँ बात करें, जनप्रतिनिधियों से बात करें कि यहाँ लोकसभा के क्या मुद्दे हैं, 2014 में क्या मुद्दे रहे, 2019 में किस तरह का प्रत्याशी आप चुनना पसंद करेंगे? यहाँ की जनता वो उम्मीदवार चाहती है जो जनता के बीच रहे, जनता के बीच रहकर जनता की समस्याओं को सुने। अभी तक सन 1947 के बाद से जो भी जनप्रतिनिधि बने हैं, जनता ने चुना है, उन जनप्रतिनिधियों ने अपना तो विकास किया है, लेकिन जनता का यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। अगर सच मायने में देखा जाए तो जो चीज़, जो निर्माण
अंग्रेजी शासन में अंग्रेजों ने यहाँ पर करवाए थे, आज भी वह चल रहे हैं। जैसे यहाँ की पुलों की जो समस्या है, जो पुल उस समय अंग्रेज बना गए थे, आज भी वह पुल यहाँ पर मौजूद हैं। देखा जाए तो जो हमारा इलाइट साइड को झांसी रोड पर पुल जाता है, उस पुल का चौड़ीकरण होना चाहिए था, लेकिन चौड़ीकरण न होकर उसकी मरम्मत भी मुश्किल पड़ जाती है। इसी तरह से नदीपुरा का पुल है, उसका भी चौड़ीकरण होना चाहिए, लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, किसी ने भी इन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ की जनता चाहती है कि ऐसा कोई जनप्रतिनिधि आए जो जनता के बीच की समस्याएं सुने और जनता के जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करे।